हाय फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने लॉसलेस जॉइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन पढ़ा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है कि जो हमने डिकम्पोजिशन करा है वो लॉसलेस है या नहीं, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि एक रिलेशन दिया गया होगा, उसके एट्रीब्यूट्स दिए गए होंगे, ओके, और उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई होंगी और उसी के साथ जो डिकम्पोज करके रिलेशन बनाए गए हैं वो बताए गए होंगे उनकी एट्रीब्यूट्स के साथ। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो डिकम्पोजिशन करा है वो लॉसलेस है या लॉसलेस नहीं है। ठीक है, तो उसकी एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे प्रोसेस किस तरीके से होता है। ठीक है, अब फर्स्टली तो जो हमने रिलेशंस डिकम्पोज करे हैं उनकी हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, एक एक करके इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज गोइंग टू सी, तो जिस रिलेशन में ए बी और सी तीनों होंगे ये फंक्शनल डिपेंडेंसी उसी रिलेशन को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा ए बी और सी किस में है। तीनों एट्रीब्यूट एक ही रिलेशन में होने चाहिए। तो इसमें ए और बी है तो इसमें हम ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं लिख सकते। इसमें बी और सी है, इसमें भी नहीं लिख सकते। इसमें ए बी डी ई है, सी नहीं है तो इसमें भी नहीं लिख सकते। इसमें ई और एफ है, इसमें भी नहीं लिख सकते। तो मतलब ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी में भी नहीं आ रही, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ए सी बी सेम एट्रीब्यूट है यही वाले, तो ये भी किसी में नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों एट्रीब्यूट किसी भी एक रिलेशन में नहीं है। ठीक है, बी सी ए ये भी सेम वही है तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा किसी में भी। ए डी ई हम देखते हैं किस में है। ए डी ई इस रिलेशन में तीनों एट्रीब्यूट है तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस रिलेशन में आ सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। ओके, ऐसे ही बी और डी देखते हैं किस में आता है। बी और डी भी इसी में आ रहा है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसमें ही आ गई रिलेशन में। ई और एफ देखते हैं, ई और एफ इसमें है तो ई और एफ इसमें आ गया, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें आ गई। तो सिर्फ तीन इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज आई हैं, यहाँ की तीन सिर्फ आई हैं। तो इसमें एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं आई है। ओके, अब हम लॉसलेस देखना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। फर्स्टली तो हमने ये देख लिया कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी किस रिलेशन में आ रही है, ये चेक करना ज़रूरी है। अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें जो कॉलम वाली साइड है मीन्स एक्स एक्सिस है, उसमें हम क्या लिखेंगे, सारे एट्रीब्यूट, ये जितने भी एट्रीब्यूट है ये लिख देंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, और जो ये वाई एक्सिस है मीन्स कॉलम वाली एक्सिस है, या सॉरी कह सकते हैं रो वाली एक्सिस है, ये कॉलम हो गए और ये रो हो गई। ठीक है, तो रो में हम रिलेशन जो हमने डिकम्पोज किए हैं वो वाले लिख देंगे। ठीक है, चार रिलेशन में डिकम्पोज किया है वो लिख देंगे हम। ये एक अच्छी सी हम मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैं फिल करती हूँ। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमें फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होगा कि जैसे R1 में A और B है तो R1 में हम A वाले कॉलम में और B वाले कॉलम में टिक कर देंगे, क्योंकि R1 में हमारा A भी आ रहा है और B भी आ रहा है तो दोनों को हमने टिक कर दिया। ऐसे ही चारों रिलेशन के लिए हम टिक कर देंगे जो जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं उसमें। ठीक है, फर्स्ट काम तो हमारा ये हो गया। अब R2 के लिए हम देखेंगे कौन कौन सा है, B और C, तो B और C कहाँ है, B और ये C। ठीक है, ऐसे ही R3 के लिए हम देखेंगे A B D E, R3 के लिए A B D E। ओके, R4 के लिए E एंड F, R4 के लिए E एंड F।
ओके, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया, ये एकदम सिंपल था, जो हमें दिया गया है उसके बेसिस पे हमने ये टिक्स लगा दिए, ठीक है। अब सेकेंड हमारा काम क्या होता है, ये आप ध्यान से देखेंगे। जो भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिली हैं, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए डी इज गोइंग टू ई, बी इज गोइंग टू डी एंड ई इज गोइंग टू एफ। ओके, ये तीन हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। अब इनके बेसिस पे हमें आगे टिक लगाना है। वो कैसे लगाना है, जैसे ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एग्जाम्पल के तौर पर हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हम ये करेंगे। तो अगर अल्फ़ा की हमारे पास 2 टिक है और बीटा की 1 टिक है, तो हम बीटा की दूसरी टिक भी लगा देंगे, ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे, मान लेते हैं ये एक हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए हमारे पास यहाँ एक टिक है और एक यहाँ एक टिक है, 2 टिक हो गई। और बीटा के लिए मतलब राइट हैंड साइड वाले के लिए हमारे पास यहाँ एक टिक है। तो बची हुई जो दूसरी टिक है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बीटा की टिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए 2 टिक होनी चाहिए हमारे पास और राइट हैंड साइड वाले के लिए 1 टिक होनी चाहिए, तभी हम उसकी दूसरी टिक लगाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इसके, ठीक है। इसी के सामने लगानी है हमें, जो बचा हुआ है जिसके सामने नहीं थी उसी के सामने हमें टिक लगानी है, ठीक है। अब अल्फा में हो सकता है 2 एट्रीब्यूट्स हो, तो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा कि मतलब दोनों एट्रीब्यूट के लिए 2 टिक चाहिए हमें और इस साइड वाली एट्रीब्यूट के लिए 1 टिक चाहिए हमें, तो हम उसकी दूसरी टिक भी लगा देंगे, ठीक है। इतना हमें काम करना है हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए, और ये हमें रिकर्सिवली करना है, मतलब यहाँ तक खत्म हो गई फिर हमें करना है, जब तक करना है जब तक हमें कोई सोल्यूशन मिलना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए और डी के लिए, दोनों के लिए हमें 2 टिक चाहिए और ई के लिए हमें 1 टिक चाहिए। ए के लिए तो हमारे पास 2 टिक है, डी के लिए हम देखते हैं, डी के लिए हमारे पास सिर्फ 1 टिक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अभी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हम काम नहीं कर सकते। अब बी एंड डी, बी के लिए हमें 2 टिक चाहिए और डी के लिए 1 टिक चाहिए, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर है। बी के लिए हम ये 2 टिक देख रहे हैं या ये 2 देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है तो ये 2 देखते हैं, और डी के लिए 1 है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो लगा हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लगा देंगे। ये यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, तो हमने इसका दूसरा भी लगा दिया। ओके, चलो ये वाला हो गया। अब ये वाला देखते हैं हम, ई एंड एफ। ई के लिए 2 टिक है और एफ के लिए 1 टिक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बचा हुआ है दूसरा, उसके लिए भी हम टिक लगा देंगे। अब ऐसे रिकर्सिवली करेंगे जब तक हमें रिजल्ट मिलना बंद ना हो जाए। अब ए डी के लिए देखते हैं हम, पहले तो नहीं मिला था हमें, हो सकता है अब हमें मिल जाए। ए डी 2 टिक है ए के लिए, डी के लिए अब हमें 2 टिक मिल गए हैं और ई के लिए हमें 1 टिक चाहिए, ये 1 टिक मिल गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरा टिक लगा देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब डी, बी और डी, बी हम चेक करेंगे दोबारा से और डी हम चेक करेंगे। बी के लिए हमारे पास ये 2 टिक है और डी के लिए 1 टिक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग टिक हम लगा सकते हैं, ये हमने लगा दिया। ओके, अब ई के लिए देखते हैं, ई और एफ के लिए। ई के लिए ये दोनों तो हो गए थे, ये दोनों हम देखते हैं हम, क्योंकि ये हमें नया नया लगा था, ठीक है। टिक ई, ये दोनों ई के लिए टिक हो गए, ये एफ के लिए 1 टिक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टिक लगा देंगे। ओके, ये भी हो गया। अब हम दोबारा चेक करेंगे ए और डी। ए के पास यही 2 टिक है और डी के पास इसके सामने वाला ही देख सकते हैं हम, ये वाला नहीं देखेंगे क्योंकि इसके सामने ए नहीं है। हम ये जो ए के साथ है वही डी के साथ होने चाहिए। ए के साथ ये दोनों हैं, डी के साथ ये दोनों हैं, लेकिन ई के साथ भी दोनों फील्ड है, तो हम इसमें कोई टिक नहीं लगा सकते। अब बी के साथ देखते हैं हम, बी के साथ और डी के साथ, बी के साथ तीनों ही फील्ड है, डी के साथ भी तीनों ही फील्ड है, तो कुछ बचा नहीं है फील्ड करने के लिए। ऐसे ही ई के साथ दोबारा देखते हैं, तो ई के साथ भी जो तीनों यहाँ फील्ड थे वो तीनों एफ के भी फील्ड है, तो यहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमारी ये वर्क अब यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने तीनों देख लिया और तीनों में कोई काम नहीं हो रहा, तो अब ये स्टॉप हो गया है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब हमें इससे क्या पता लगता है, अब हमें रोज देखनी है जो एक भी कोई अगर फिल्ड है पूरी, राइट क्लिक से अगर कोई एक भी रो फिल्ड होती ना इसमें, तो लॉसलेस हमारा डिकम्पोजिशन होता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक भी रो ऐसी नहीं है जो पूरी फिल्ड हो। यहाँ 1 बच गया, यहाँ ये 3 बच गए, यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ ये सारे बच गए, तो यहाँ पे कोई भी रो फिल्ड नहीं हो रही है पूरी, तो यहाँ पे लॉसी डिकम्पोजिशन है, ये लॉसी डिकम्पोजिशन है, लॉसलेस नहीं है। अगर कोई भी हमें एक भी ऐसी रो मिल जाती जो पूरी फिल्ड होती टिक से, तो वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता। ठीक है, सिंपल है। हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए 2 टिक चाहिए और राइट हैंड साइड के लिए 1 टिक चाहिए, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग बचे हुए राइट हैंड साइड को एक और टिक दे देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा वर्क चलेगा, लेकिन सेम सेम होने चाहिए। जैसे मान ले यहाँ पे और यहाँ पर है और यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें टिक चाहिए, तो हम दूसरा टिक लगा देंगे। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ टिक है, यहाँ टिक है, यहाँ टिक है, तो हम ये टिक हटाकर यहाँ लगा दें। यहाँ नहीं लगा सकते, हम इसी के सामने लगाएंगे। ओके, तो ये थोड़ा मेसी टाइप सा है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें आसान लगेगा। कुछ भी नहीं करना है, हमें पहले तो जो रिलेशंस दिए गए हैं उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड करनी है इसके ज़रिए। ठीक है, फिर हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें ऊपर की साइड हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और ये इस साइड हमारे जो रिलेशन है डिकम्पोज हुए हुए वो आ जाएंगे। फिर हमें फर्स्ट टिक तो इसके बेसिस पे लगा देने हैं, जो जिस रिलेशन में जो भी एट्रीब्यूट होगा, ऐसे करके R1 में जैसे A और B है तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिए। इस तरीके से हम सारे टिक लगा देंगे सारे रिलेशंस के लिए। फिर आगे प्रोसेस हम इस तरीके से करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 2 टिक होने चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमें 1 टिक होना चाहिए, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग बचा हुआ दूसरा टिक राइट हैंड साइड के लिए अपने आप लगा देंगे। ऐसे हम इसको वर्क को करते जाएंगे जब तक हमें तीनों मतलब स्टॉप ना हो जाए वर्क, आगे हमें कुछ भी ना मिले। और अगर हमें कोई भी एक रो कंप्लीट मिलती है टिक से तो वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन है, अदरवाइज वो लॉसी डिकम्पोजिशन है। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।